मेरा नाम अरुण कुमार। मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र विषय में अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान में अधिकार। वीडियो के भाग 1 में हमने देखा कि भारतीय संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमने 2 अधिकारों, समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम शेष मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। मानव के दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव का जो खरीदा बेचा जाना है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी सम्मिलित हैं, उनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ यह बेगार पर भी प्रतिबंध लगाता है। बेगार का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति से बिना कोई मजदूरी दिए उससे श्रम लिया जाता है तो उसको बेगार कहते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव की तस्करी तथा बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 यह अधिकार देता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में अर्थात ऐसे कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है जिसकी वजह से उनके जीवन पर खतरा हो। इसके बाद आपका जो चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। पंथ निरपेक्ष इस विचार पर आधारित है कि राष्ट्र राज्य में व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसा होगा। यह जो पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा है वो यह साफ करता है कि ईश्वर और व्यक्ति का क्या संबंध होगा, वह अपना व्यक्तिगत मामला है, उसके अंतःकरण का मामला है। अतः जो भारत का राष्ट्र राज्य है सबको अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण एवं धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि वह धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जो भी उसकी संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है,
चर्च है वो अपने स्थापना कर सकता है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में अधिकार देता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो व्यय की जाने वाली राशि है उस पर कोई कर देय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब पहले तो ये प्रतिबंध साफ साफ लगाया जाता है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्था जो राज्य की निधि पर संचालित है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चा अवयस्क है तो उसके संरक्षक बिना अनुमति के उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो स्कूल या कॉलेज किसी ट्रस्ट का है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके बाद आपका जो 5वां मूल अधिकार है, 5वां मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है तथा उस पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद 6वां मूल अधिकार है का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों में एक शब्द है उपचार। उपचार का मतलब यह होता है कि जैसे आप जब बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए, अपने उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। ठीक उसी प्रकार से जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उपचार के लिए अनुच्छेद 32 वह रास्ता बताता है जहां पर आपको जाके उपचार मिलता है। अब यह अनुच्छेद 32 कैसे उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 यह प्राविधान करता है या अधिकार देता है कि अगर भारत राष्ट्र राज्य में किसी भी व्यक्ति के उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के आधार पर वह सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल कर सकता है, जिसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षी, पहले इसको साफ साफ लिख दें। 5 प्रकार
लेख, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि यह इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने करो, हाजिर करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि उस व्यक्ति को तत्काल हमारे सामने हाजिर करो, उस मामले की जांच करके यह देखता है उस व्यक्ति को वैध रूप से गिरफ्तार किया गया है या अवैध रूप से। अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय तत्काल आदेश उसको जारी करता है रिहा करने का। इसके बाद दूसरा जो लेख जारी होता है उसे हम परमादेश कहते हैं। परमादेश परमादेश लेख तब जारी किया जाता है जब सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। तब उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि या तो तुम अपना कार्य करो या तो फिर पद छोड़ो। इसके बाद तीसरा जो लेख जारी किया जाता है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है, जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तब उच्चतम न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि इस मामले की सुनवाई तत्काल रोक दी जाए। इसके बाद चौथा लेख जारी होता है, चौथा जो लेख जारी होता है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण 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 लेख तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। इन दोनों लेख में जो मूल अंतर है वह यह है कि इसमें अधीनस्थ न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा होता है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय में वो मामला लंबित है, जबकि उत्प्रेषण में उस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा चुका होता है। इसके बाद पांचवा जो लेख आदेश जारी होता है वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से प्राप्त कर लेता है। तब उच्चतम न्यायालय यह अधिकार परीक्षा लेख जारी करके पूछता है कि तुम इस पद पर किस अधिकार से बैठे हो, इस पद को तत्काल छोड़ो। ये हो गए अनुच्छेद 32 के आधार पर उपचार जो उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने कहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान की नींव है। अब जो है आपने देख लिया कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हमने कर ली। अब हम देखेंगे भारत में
भारत में मानवाधिकार संरक्षण अर्थात अपने देश में जो मानव अधिकार है संरक्षण को उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, उससे पहले हम ये समझें कि मानवाधिकार है क्या, मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकृति प्रदान की थी और इसलिए 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संधि समझौतों को मानने के लिए वह भी वचनबद्ध है, जिसके लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया, इसका गठन कैसे होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, 4 सदस्य नियुक्त होते हैं, जबकि 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वह उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। इसके बाद ये जो सदस्यों की नियुक्ति है, इसमें एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद 2 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जिनको मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान हो। इसके बाद 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। ये 4 जो सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। इन सदस्यों और अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। यह हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना कार्य 2 तरीके से कर सकता है। पहला, पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर या फिर स्वमेवोटो या स्वतः संज्ञान में लेकर। जब इसको घटना की जानकारी होती है तो मौके पर पहुंच करके यह जांच करता है, पहली बात। दूसरी चीज, यह बंदी गृहों तथा जेलों में जाकर के वहां की स्थिति का अवलोकन करता है, इसकी जांच करता है और सुधार के लिए सलाह देता है। तीसरा कार्य इसका है कि जो मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित
जागरूकता है, इसके लिए सेमिनार संगोष्ठी आयोजित करके जागरूकता फैलाता है। और साथ ही साथ जो मानवाधिकारों के लिए गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग प्रदान करना और उनको प्रोत्साहित करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है, कार्यकाल मतलब कितने समय तक इनके सदस्य कार्य कर सकते हैं, तो इनके अध्यक्ष या सदस्यों का जो नियुक्ति किया जाता है वो 5 वर्ष के लिए होता है या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उतने में समय में उनका जो है सेवा काल होता है। इसके बाद राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सफलताएं क्या क्या हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कार्य में बहुत अधिक सफलता कार्य किया है। उसमें मुख्य रूप से जो बाल श्रम से संबंधित मामला था, बेगार से संबंधित मामला था, टाडा जैसा कानून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ही कारण समाप्त हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे किया गया, उसके कार्य क्या क्या है, उसको सफलताएं क्या क्या प्राप्त हुई। एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि मानवाधिकार तथा मूल अधिकार, मानवाधिकार तथा मूल अधिकार में अंतर क्या है। तो मानवाधिकार इसकी परिभाषा के आधार पर ही एक अंतर निकाल सकते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, जबकि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, अर्थात विश्व के सभी देशों के नागरिकों के लिए है। मूल अधिकार किसी देश विशेष के नागरिकों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों का परिणाम है। यह बाध्यकारी नहीं है, जबकि मूल अधिकार संविधान की देन होते हैं जिसको लागू करवाना उस देश के या राष्ट्र राज्य की बाध्यता है। यह हो गया मानवाधिकार और मूल अधिकार में अंतर। इस प्रकार आपने इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से चीजें देखी वो क्या क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कैसे हुआ है, उसके कार्य क्या क्या हैं और उसकी सफलताएं क्या क्या हैं। इसके बाद अब प्रश्न यह उठता है कि अध्याय 2 जो भारतीय संविधान में अधिकार है, इसको पढ़ने से आपको लाभ क्या क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अध्याय क्यों पढ़े, इससे हमको क्या लाभ मिला, तो पहला लाभ तो ये हुआ कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, एक जागरूक नागरिक बनाने में ये अध्याय आपका सहयोगी हुआ। दूसरा है कि जो गृह परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसमें अधिक से अधिक अंक हासिल करने में ये अध्याय आपकी मदद करेगा। और तीसरी तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगे जब आप सरकारी नौकरियों के लिए जो लिखित परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें जब आप प्रतिभाग करेंगे तो ये अध्याय जो भारतीय संविधान में अधिकार पढ़े हैं ये बहुत ही मदद करेगा आपकी। और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उसके एक दो प्रश्नों 4 प्रश्नों की हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, इस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर जगह प्रासंगिक, हर जगह आपके लिए काम के। दूसरा इस चैप्टर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा अक्सर ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताई जो हमेशा आपके लिए काम आएंगे, लाभप्रद होंगे। इसके बाद कुछ ब्रीफ कार्य नोट कर लीजिए आप। ब्रीफ कार्य में हम आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न देंगे क्योंकि ये आज अध्याय का समापन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न लिखिए भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को, संविधान की आत्मा
किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया था? ये आपके गृह कार्य है, इसको जो है आप ईमानदारी से अपने घर पर करिएगा, इससे आपकी समझ डेवलप होगी। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।